देखिए कक्षा 10 की प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो ये जो हमें यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं इन सबको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, अगर कभी भी किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हो, ठीक है, तो उसको समझने से पहले हम गुणनखंडों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दो तरीके के गुणनखंड होते हैं, एक तो होता है खाली गुणनखंड और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। एक होता है गुणनखंड और एक होते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर 12, ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि 12 के जो है गुणनखंड लिखिए, तो हमें 12 के गुणनखंड लिखने के लिए ये देखना पड़ता है कि ये जो 12 है ये किस किस संख्या से कट सकता है। ठीक है, तो ये जो 12 है वो कट सकता है किससे? 1 से, ठीक है, और 12 जो है 2 से भी कटेगा, 12 3 से भी कटेगा, 12 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा। तो 12 के जो ये हो जाएंगे, ये जो संख्याएं आई हैं ये सारे के सारे जो हैं 1 2 3 और 4 और 6 और 12, ये सारे के सारे इसके गुणनखंड हैं। ठीक है, अगर हमें किसी के गुणनखंड बताने हो तो वो जिस जिस संख्या से कट सकता है वही उसके गुणनखंड होते हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड बताने हो तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें उसके टुकड़े करने पड़ते हैं। जैसे 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 इकन 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके 12 के अभाज्य गुणनखंड जो आ गए वो कितने आ गए? 2 2 और 3। ठीक है, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं और 12 के गुणनखंड ये हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इनको व्यक्त करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड यानी इस तरीके से इनको करना है और फिर जो ये अभाज्य गुणनखंड आएंगे इनके गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोमा में लिखा है, तो जो भी इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनको गुणा में लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा और 3। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं हम। देखिए जो पहला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 140, तो 140 के हम यहाँ पर क्या करेंगे? 140 के यहाँ पर अब हम टुकड़े करेंगे। जब 140 के टुकड़े हम यहाँ पर करेंगे तो 2 से कट जाएगा, किसी के लास्ट में 0 2 4 6 8, यानी कि अगर सम संख्या होती है तो उसे हम 2 से काटते हैं, तो 2 सत्ते 14 और ये 0 ऐसे आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा ये 2 तिया 6, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 5 से कटेगा, किसी के लास्ट में 5 होता है तो 5 से कटता है, 5 सत्ते 35, फिर 7 इकन 7। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो 140 है उसके अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने थे, तो वो क्या आ जाएंगे? 2 2 5 7 आ जाएंगे। इसको गुणनफल के फॉर्म में लिखना है तो 2 गुणा 5 और गुणा में 7। ठीक है, तो ये जो है इसके अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। जो सेकेंड पार्ट है उसको देख लेते हैं। जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें जो दूसरा वाला पार्ट है इसका उसको देख लेते हैं। तो दूसरा वाला पार्ट में हमें 156 दिया हुआ है, तो 156 ऐसी रखेंगे हम, और यहाँ पर अब हम इसे 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 से कट जाएगा, फिर 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 18 हो जाएगा, 2 नम 18, फिर 3 से कटेगा ये। ठीक है, और 3 इकन 3 और 3 तिया 9, फिर ये कटेगा 13 से, 13 तिया 39। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा, जब 3 से कटेगा ये यहाँ पर ये यहाँ पर 13 इकन 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक आ गया, तो 156 के जो हमारे जो टुकड़े आ गए वो क्या आ गए? 2 2 3 13, तो 2 गुणा 3 और गुणा 13। ठीक है, तो ये जो है ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। अब जो थर्ड वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए जो थर्ड वाला पार्ट है वो है 3825, तो अब हम इसके भी टुकड़े करेंगे, तो इसके लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 5 सत्ते 35, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 5 छंग 30, 2 बचेगा 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा, 5
इक्यावन 5, 2 बचेंगे, 26 हो जाएंगे, 5 पंजे 25, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 3 से कट जाएगा, फिर ये 3 पंजे 15 और 3 इकन 3, फिर जो है फिर 3 से कट जाएगा, 3 इकन 3, 2 बचेगा 21, 3 सत्ते 21, फिर 17 से कट जाएगा, 17 इकन 17। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा तो 3825 इज इक्वल टू के जो टुकड़े आ गए हैं वो कितने आ गए हैं, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा में 17। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5 दो बार आया था, 5 दो बार आया था तो 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 और गुणा में कितना 17। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से जो इसका फोर्थ पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमें दे रखा है 5005, तो 5005, तो 5005 को लिख लेंगे और ये किससे कटेगा, 5 से। जब 5 से इसको काटेंगे तो 5 इकन 5, ये 0 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर 5 इकन 5 आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा 11 से, तो 11 से इसको काटेंगे, 11 नम 99 आ जाएंगे, एक बचेगा 11, 11 इकन 11। ठीक है, फिर ये जो है ये कटेगा 7 से, तो 7 7 1 7, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 3 21, फिर ये 13 किससे कटता है, 13 से। तो इसलिए 5005 के जो टुकड़े आ गए हैं वो कितने आ गए हैं, 5 गुणा 11 गुणा 7 और गुणा 13। ठीक है, ये जो है ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। अब इसका लास्ट वाला जो पार्ट है 7429 उसको देख लेते हैं। देखिए जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो ये है 7429, तो 7429 को ऐसे ही रख लो, फिर किससे काटेंगे हम, फिर यहाँ पर इसको काटेंगे किससे, सबसे पहले ये जो कटेगा ना ये 17 से कटेगा। ठीक है, 17 से पहले किसी और से ये नहीं कटेगा, तो 17 से इसको काटो, 17 से 17 चौक 68 होते हैं, तो 17 चौक 68 कितने बचेंगे, 74 में से 68 चले जाएंगे तो 6 बचेंगे, 62 हो जाएगा, 17 तिया 51। ठीक है, अब 62 में से 51 माइनस कर देंगे तो 11 बचेगा, 119 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने आ जाएंगे, 17 छंग 102, 17 सत्ते 119। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 437। फिर उसके बाद ये कटेगा 19 से, 19 से जब इसको काटेंगे हम तो 19 दूनी 38 होते हैं, कितना बचेगा, 43 में से 38 माइनस कर देंगे तो 5 57 हो जाएगा, 19 तिया 57 और 23 कटता है 23 से, तो 23 1 जा 23। तो ये जो 7429 के जो हमारे पास जो टुकड़े आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड वो आ जाएंगे 17 गुणा 19 और गुणा में 23। ठीक है, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। इन सारे के सारे गुणनखंडों में आप एक चीज़ देखेंगे कि जो भी हमारे पास यहाँ पर संख्या मिली है, जैसे 2 मिला है, 5 मिला है, 7 मिला है, ठीक है, ये संख्याएं अपने अलावा किसी और से नहीं कटती। जैसे 2 अपने अलावा किसी और से नहीं कटता है, 5 अपने अलावा किसी और से नहीं कटता है, 7 अपने अलावा किसी और से नहीं कटता है। ठीक है, तो इन संख्याओं को, जो संख्याएं अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंडों में यही संख्याएं जो है आती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया है अभी आपको, मैं इसको थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक होते हैं अभाज्य संख्याएं और एक होती हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हम बोलते हैं जो खाली 1 से और अपने आप से कटते हैं। जैसे 2 है, 2 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। ठीक है, 3 अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। और अगर हम बात करें 5 की, तो 5 भी 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 7 की, तो 7 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। इस तरीके से 8 9 10 11, 11 अब 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। ऐसे बहुत सारे संख्याएं हैं, चलती चली जाएंगी, इनका कोई अंत नहीं है। तो इन सारी की सारी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी हम किसी भी चीज़ के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इन्हीं संख्याओं में से जो है संख्याएं मिलेंगी। यानी इनमें से जब भी हमने किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जो संख्याएं हमें यहाँ पर मिलेंगी वो अभाज्य ही होंगी, और हम काटेंगे भी उन्हीं से जो अभाज्य से। अगर मान लीजिए 140 अगर मान लो ये 4 से भी कट रहा होगा तो 4 से नहीं काटेंगे, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है। हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी कि वो संख्या है उसमें लेनी है जो अभाज्य हों, जो वन और अपने आप के अलावा किसी और से ना कटें। और एक होती है भाज्य। भाज्य कौन सी होती हैं, जो 1 और अपने आप के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी कट जाती हैं। जैसे 4 है, 4 1 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, मगर ये 2 से भी कट जाएगा। 6 है, 6 1 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, मगर 1 और 6 के अलावा ये 2 और 3 से इनसे भी कट जाएगा। तो ये भाज्य होती हैं और ये क्या होती हैं, ये अभाज्य होती हैं। ये होती हैं अभाज्य।
ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड जो हमने करे हैं उनमें से जो है जब भी कोई जो भी संख्याएं मिलेंगी वो अभाज्य ही मिलेंगी। ठीक है। कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात करो तथा इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं। इन तीनों के तीनों पार्ट्स में हमें क्या करना है, हर एक के लिए LCM और HCF फाइंड करना है और फिर एक रिलेशन मतलब एक संबंध भी जो है ना जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM की गुणनफल के। ठीक है, इस चीज़ को मैं बता देता हूँ अच्छे से, पहले देखिए, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। देखिए, अगर कोई भी दो संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली 8 और एक संख्या मैंने ले ली यहाँ पर 6। ठीक है, तो मैंने जो है इन दोनों का HCF निकाल लिया। इन दोनों का HCF आ जाएगा 2। मैं यहाँ पे अभी वैसे नहीं कर रहा हूँ, मैं बस थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ इसके लिए, बाकी अभी क्वेश्चन को करेंगे वहाँ पे समझेंगे LCM और HCF कैसे निकालेंगे। HCF मान लीजिए 2 आया, ठीक है, और जब मैंने इसका HCF 2 आया और LCM जब मैंने इसका निकाला तो ये वो आ गया 24। ठीक है, तो अब एक चीज़ होती है कि जिन दो संख्याओं का मैंने LCM और HCF निकाला है, अगर उन दोनों संख्याओं की अगर मैं गुणा करूं तो मैं 8 और 6 की अगर गुणा करता हूं तो कितना आएगा, 48 यानी कि 48। तो जो उन दोनों संख्याओं की गुणा करके जो आंसर आएगा वही आंसर उन दोनों संख्याओं के जो LCM और HCF निकाले हैं हमने, उन दोनों LCM और HCF की गुणा करने पर भी वही आंसर आएगा। तो LCM इन दोनों का क्या निकला, HCF कितना निकला था इन दोनों का 2 और LCM कितना निकला था 24। इन दोनों की भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 48 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर जो कोई भी दो नंबर होते हैं उन दोनों के नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो वही गुणनफल जो मिलता है उन दोनों के LCM और HCF की गुणा करने पर भी वही आंसर हमें मिलेगा। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर जांच करनी है। तो पहले तो हमें LCM और HCF ही निकालना पड़ेगा। तो पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास 26, 26 और 91। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये जब भी हमें जो LCM और HCF निकालना होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 26 है 26 के टुकड़े कर लेंगे। तो 26 किससे कटेगा, 2 से, 2 इकन 2, 2 तिया 6, फिर 13 से कटेगा, 13 इकन 13। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके टुकड़े कर लिए और उसके बाद अब हम 91 के टुकड़े कर लेंगे। 91 किससे कट जाएगा, 7 से, 7 इकन 7, 7 तिया 21, फिर 13, 13 इकन 13 आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखे जो 26 है 26 के टुकड़े कितने आ गए, 2 गुणा 13, और जो 91 था उसके टुकड़े कितने आ गए, 7 गुणा 13। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पर इन दोनों का HCF और LCM निकालेंगे। तो मैं HCF पहले निकाल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं LCM HCF को थोड़े से अलग मेथड से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये है ना, ये जो है अगर एक बार इसको समझ आ जाएगा तो फिर बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा LCM HCF निकालना। देखिए जब भी ऐसा होता है कि हम HCF निकालते हैं, वैसे मैं ऐसे भी बता सकता हूं कि इनको ऐसे पेयर बना लीजिए, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, ठीक है, वैसे आपको ये मालूम होगा, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं। आपको क्या करना है, HCF जब भी हमें किन्हीं दो नंबर का, 2 या 3 जितने भी नंबर्स का अगर हमें HCF निकालना हो तो हम HCF निकालना हो तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कोई चीज़ अगर दोनों में आ रही है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कोई चीज़ अगर दोनों में आ रही है, ठीक है, तो जिसमें कम बार आ रही है उसको लेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर अगर इसी तरीके से एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 8 के फैक्टर आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर मैंने यहाँ पे लिया 4 के टुकड़े आ गए 2 गुणा 2, ठीक है, और मुझे इसका निकालना है HCF। तो जो चीज़ दोनों में आएगी उसमें से जिसमें कम बार आएगी उसको लेंगे। जैसे 2 इसमें 3 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आया है, तो जो 2 बार वाला है उसको लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें 5 बार आ रहा होता है, इसमें 3 बार आ रहा था तो 3 बार वाले को लेते हैं। अगर किसी में 10 बार आ रहा है, किसी में 7 बार आ रहा है तो 7 बार वाले को ले लेंगे। ठीक है, कोई चीज़ अगर दोनों में आ रही है तो
जिसमें कम बार आ रही है उसको लेंगे, तो वो उसका क्या आ जाता है, HCF। और LCM की अगर हम बात करें तो जो चीज़ दोनों में आती है, जो चीज़ दोनों में आती है उसमें जिसमें ज़्यादा बार आती है उसको लेते हैं। अगर इसमें दो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 3 बार आ रहा है, तो 3 बार वाले को लेंगे, जिसमें ज़्यादा बार आएगा उसको लेंगे। मगर ये कंडीशन तब के लिए है जब कोई चीज़ दोनों में आ रही हो, ठीक है। मगर अगर कोई चीज़ किसी एक में आ रही है तो उसे LCM HCF में तो नहीं लिया जाता है, मगर LCM में लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन बता रहा हूँ मैं, ये तब के लिए बता रहा हूँ जब कोई चीज़ दोनों में आए और जिसमें कम बार आए उसको HCF में ले लेंगे, और जिसमें ज़्यादा बार आए उसे LCM में ले लेंगे, ठीक है। जब कोई चीज़ दोनों में आ रही हो तब के लिए कंडीशन। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, और अगर जैसे मान लीजिए अब इसमें देखेंगे कि 2 × 13 था, इसमें 7 × 13 था, तो जब हम यहाँ पर HCF निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कोई चीज़ इसमें जो है तेहरा आ रहा है, इसमें भी तेहरा आ रहा है, जो चीज़ दोनों में आ रही हो और कम बार आ रही हो उसको लेंगे। तो यहाँ पर तो तेहरा तेहरा एक ही बार आ रहा है, तो अगर एक ही बार आ रहा हो या दो ही बार आया या तीन ही बार आ रहा हो तो बस उतनी बार ले लेंगे, ठीक है। एक बार आ रहा है दोनों में तो हमने एक बार इसको तेहरा को ले लिया है। अगर किसी में 2 बार आता, किसी में 1 बार आता तो 1 बार वाले को लेके थे। तो जो दोनों में आएगा और कम बार आएगा उसको तो लेंगे हम HCF में। तो HCF इसका आ गया है तेहरा। 2 और 7 का कोई जिक्र नहीं करेंगे HCF में, क्योंकि जो चीज़ दोनों में नहीं आती है वो उसको हम HCF में नहीं लेते। अब हम बात करते हैं LCM की। तो जब LCM की बात हम करेंगे तो पहले उसी को देख लेंगे जो चीज़ दोनों में आ रही है और ज़्यादा जिसमें आ रही है उसको ले लेंगे। मगर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी बराबर बार आ रहा है, तो अगर बराबर बार आए तो उतने को ही हम जो है LCM में भी ले लेते हैं, ठीक है। अब जो चीज़ दोनों में आ रही थी ये तो उसका लिया हमने LCM। मगर अब हम ये देखेंगे कि कोई चीज़ अगर किसी एक में भी आएगी तो हमें उसको भी LCM में लेना पड़ेगा। HCF में तो वही लिया जाता है जो चीज़ दोनों में आती है और कम बार आती है, ठीक है। मगर LCM में अगर कोई चीज़ दोनों में आ रही है तो जो ज़्यादा बार आ रही है उसको लेंगे, और कोई किसी एक में भी आ रहा है ना तो उसको भी ले लेंगे। जैसे 2 इसमें आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, तो LCM में लेंगे 2 भी। 7 इसमें आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, तो 7 भी इसमें लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 × 2 × 7 = 14, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 4 = 52 का 2 कैरी 5, 13 × 13 13 और 5 होते हैं हमारे 18, 182 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये जो दोनों नंबर थे 26 और 91, इन दोनों नंबरों का, दोनों संख्याओं का जो है LCM भी आ चुका है और HCF भी आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर इनकी जांच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे जांच। तो जांच में हम यहाँ पे लिखेंगे जो पहली संख्या है, जो पहली संख्या है हमारे पास उसको लिख लो। पहली संख्या हमारे पास कितनी थी, 26, ठीक है। और जो दूसरी संख्या थी वो कितनी थी हमारे पास, 91, ठीक है। जो हमारे पास HCF था वो कितना था, तेहरा, और जो हमारे पास LCM था वो कितना था, 182, ठीक है। तो हमें जो जांच करनी थी वो कैसे करनी थी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। तो दो संख्याओं के गुणनफल का मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो पहले संख्या का मतलब 26 और गुणा दूसरी संख्या का मतलब 91 बराबर HCF कितना है, तेहरा, और LCM कितना है, 182, ठीक है। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2366, और इन दोनों की भी करेंगे तो 2366 मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर आ गए, ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है इसका वो क्या है, 510 और 92। तो अब जो है 510 के सबसे पहले टुकड़े कर लो आप, तो 2 से कट जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 11 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। फिर 5 से कट जाएगा ये, 5 पंजे 25, 5 इकन 5, ठीक है। फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 इकन 3, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21। फिर 17 से कट जाएगा, 17 इकन 17। फिर यहाँ पर अब 92 के टुकड़े कर लो। 92 के जब टुकड़े करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 छंग 12। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 23 से कटेगा, 23 इकन 23। तो हमने यहाँ पर देखा 510 के जो टुकड़े आ गए वो आ गए 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, और जो 92 के टुकड़े आ गए वो आ गए 2 गुणा 2 गुणा
23, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से और क्लियर हो जाएगा HCF और LCM निकालना। तो HCF की जब हम यहाँ से बात करते हैं तो अब हम ये देखेंगे HCF मैंने क्या बताया था, जो चीज़ दोनों में हो और कम बार जिसमें आ रही हो वो लेंगे। तो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो कौन सा वाला लेंगे, 1 बार वाला, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो लेंगे नहीं, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, नहीं लेंगे, 17 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, नहीं लेंगे, ठीक है। तो HCF तो आप समझ गए होंगे, जो चीज़ दोनों में आ रही है और कम बार आ रही है उसको लेंगे, ठीक है। HCF तो हमारे पास 2 आ गया। अब हम LCM की बात करेंगे। तो LCM जब हम निकालते हैं तो जो चीज़ दोनों में होती है पहले उसको देख लेते हैं, जो चीज़ दोनों में है और ज़्यादा बार है उसको लेंगे। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों में 2 आ रहा है, तो ज़्यादा बार किस में आ रहा है, इसमें। तो कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 गुणा 2, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद LCM में जो चीज़ दोनों में आ रही है उसमें जो ज़्यादा बार आ रही है उसको तो ले लेंगे, उसके बाद अगर कोई किसी एक में भी आ रही है ना तो उसको भी लेंगे। तो यहाँ पर 5 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो 5 भी लेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं आ रहा, तो 3 भी लेंगे। 17 इसमें है, इसमें नहीं आ रहा था, तो 17 भी लेंगे। 23 इसमें था, इसमें नहीं आ रहा था, तो 23 भी लेंगे, ठीक है। इन सब की क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, तो 60 आ गया, मल्टीप्लाई 17 आ गया, मल्टीप्लाई 23 आ गया। इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 23,460, ठीक है। अब देखिए दोनों के लिए जो है LCM RCF आ चुका है। अब हम इसकी जांच कर लेंगे। जब जांच करेंगे तो जांच करने के लिए मैंने बताया था क्या लिखते हैं, जो पहली संख्या होती है वो, यानी कि पहली संख्या कितनी है 510, और गुणा दूसरी संख्या कितनी थी 92, और बराबर में HCF कितना था हमारे पास 2, और LCM कितना था हमारे पास 23,460, ठीक है। तो इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 46,920, और जब इन दोनों की करेंगे तो हमें मिलेगा यही 46,920, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो दोनों चीज़ें बराबर आ गई हैं, तो यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 336 और 54, ठीक है। तो 336 के सबसे पहले टुकड़े करेंगे। 336 किससे कटेगा, 2 से, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है इसके। 2 एकन 2, 1 बचेगा 13, 2 छंग 12, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा हमारे पास ये 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और फिर 7 एकन 7। अब 54 को देख लो। 54 के टुकड़े जब करेंगे तो 2 से कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, फिर 3 से कटेगा, 3 नम 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकन 3। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 336 के जो टुकड़े आ जाएंगे वो 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर एक बार 3 था और एक बार 7 था। उसके बाद अब 54 को देखेंगे। 54 को देखते हैं तो इसके टुकड़े आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, पहले हम निकालेंगे HCF। तो HCF हमें पता है, जो चीज़ दोनों में हो और कम बार हो उसको लेंगे। तो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें 4 बार है और इसमें 1 बार है, तो किसको लेंगे हम, 1 बार वाले को लेंगे, नहीं कि 2। 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। कम बार किस में आ रहा है, इसमें 3, ये इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है, तो 1 बार वाले को लेंगे। 7 इसमें नहीं, तो 7 को लेंगे नहीं HCF में। HCF में वही चीज़ ली जाती है जो चीज़ दोनों में हो और कम बार हो। तो 2 तिया 6, HCF तो आ गया 6। अब हम बात करेंगे LCM की। तो LCM हम सबसे पहले जो चीज़ दोनों में आ रही है और ज़्यादा बार वाली है उसको लेंगे। तो 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ज़्यादा बार किस में आ रहा है, इसमें, तो हम ज़्यादा बार वाले को लेंगे। 2 × 2 × 2 × 2। उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो दोनों में 3 3 आ रहा है, मगर ज़्यादा बार किस में आ रहा है उसको लेंगे। तो ये आ रहा है 3 बार, 3 × 3 × 3। उसके बाद मैंने बताया था जो चीज़ दोनों में आ रही हो उसको लेने के बाद जो चीज़ किसी एक में भी आएगी उसको भी लेंगे। तो यहाँ पर ये 7 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 2 की करेंगे तो 16 आ जाएगा, 3 3 9 27 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा। इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3024, मतलब 3024 हमें जो है LCM इसका मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जांच भी करनी है। तो जब जांच करेंगे हम इसकी, तो अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पहली संख्या है उसको लिख लो। जो पहली संख्या थी वो क्या थी,
पहली संख्या थी 336 और दूसरी संख्या कितनी थी 54 और एलसीएम कितना आया था 3024 और एचसीएफ कितना आया था 6। ठीक है, तो जब इनका करेंगे हम दो संख्याओं का गुणनफल वगैरह, तो दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब दोनों की गुणा इनकी 3 3 6 और गुणा 54 की गुणा और बराबर किसकी जो एलसीएम आया है उसकी और जो एचसीएफ आया है उसकी। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इनकी जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 18144 और जब इन दोनों की करेंगे तो हमें यहाँ पर भी सेम नंबर मिलेगा 18144। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स हमें जो है दे रखे हैं, इन तीनों के तीनों पार्ट्स का जो है हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करते हैं, सबके अलग अलग फैक्टर करते हैं, इनके मतलब टुकड़े करते हैं और उसके बाद एचसीएफ एलसीएम हम निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने दूसरे में देखा था, इसी तरीके से हम जो है इसको भी करेंगे। तो जो ये 12 है, 12 के टुकड़े कर लो पहले। तो 12 किससे कटेगा 2 से, पहला नंबर 12 है, 12 के टुकड़े कर लेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 एकन 3। ठीक है, उसके बाद जो 15 है, 15 के टुकड़े कर लेंगे, 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 3 एकन 3। ठीक है, फिर 21 के टुकड़े कर लेंगे, 21 के टुकड़े जब करेंगे तो 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। अब हमने सबके जब टुकड़े कर लिए तो ये आया हमारे पास जो 12 है, 12 के टुकड़े हमारे पास आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद जो 15 था, 15 के टुकड़े आ गए 5 गुणा 3। उसके बाद जो 21 था, 21 के टुकड़े आ गए 3 गुणा 7। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में डिटेल में बताई थी ये वाली बात कि एचसीएफ हम क्या देखते हैं, एचसीएफ हम वो लेते हैं जो चीज़ सब में आ रही हो, जितने भी नंबर्स का हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है उन सब में जो चीज़ आ रही हो और कम बार आ रही हो, जिसमें कम बार आ रही हो उसको लेंगे। तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो आगे देखेंगे नहीं, क्योंकि किसी अगर एक में भी नहीं आएगी ना तो उसको एचसीएफ में लेंगे नहीं हम। जो सब में आए और कम बार आए उसको लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ में। तो 2 सब में नहीं है, छोड़ दो, इसको नहीं लेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 तीनों में है, तो एचसीएफ में अब ये आ ही जाएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, मगर अब ये देख लो कितनी बार आएगा। तो अगर किसी में तीनों में अगर बराबर बराबर बार है, जैसे एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, या 2 बार इसमें होता है, 2 बार इसमें होता है, 2 बार इसमें होता है, तो वो बराबर बार वाला ही ले लेते हैं, मतलब उतनी बार ही ले लेते हैं जितनी बार वो आ रहा होता है सब में, एक एक बार, मतलब सब में। ठीक है, उसके बाद अगर किसी में कम बार होता तो उसको लेते। तो 3 अगर हम देखते हैं सब में आ रहा है तो एक एक बार आ रहा है, तो 3 यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, एचसीएफ में आ गया 3, और कुछ नहीं है सब में तो नहीं लिया जाएगा एचसीएफ में। फिर हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में हम जो चीज़ सब में आती है और ज़्यादा बार आती है उसको लेते हैं, मगर अगर सब में एक ही बार है या 2 ही बार है तो बस उतनी बार ले लेते हैं। तो 3 भी सब में आ रहा है और एक बार ही आ रहा है तो 3 ले लेंगे। उसके बाद जो चीज़ सब में आती है उसका तो हमने देख लिया, मगर अगर एलसीएम में अगर कोई चीज़ किसी एक में भी आ गई है तो उसको भी लेंगे। तो अगर हम देखते हैं 2 गुणा 2 इसमें आया था, इनमें नहीं आया था, तो मगर एलसीएम में हम लेंगे इसको। ठीक है, 5 इसमें आया था, इसमें नहीं आया था, तो मगर 5 भी हम इसमें ले लेंगे एलसीएम में। और 7 इसमें था, इनमें नहीं था, तो 7 भी हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, 420। तो एलसीएम का कितना आ गया 420। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 17, 23 और 29। तो सबसे पहले जो 17 है, 17 के अगर हम टुकड़े करते हैं तो 17 17 से ही कटता है। ठीक है, 17 एकन 17, 23 भी 23 से ही कटेगा, 23 एकन 23, 29 भी 29 से ही कटेगा। तो अब जो है 17 को अगर हम देखते हैं तो 17 को लिख सकते हैं 17 × 1 और 23 को लिख सकते हैं हम 23 × 1 और 29 को लिख सकते हैं 29 मल्टीप्लाई में 1। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में इनमें कुछ भी चीज़ एक जैसी नहीं है, सारे के सारे अलग हैं, तो जिसमें कुछ भी चीज़ एक जैसी नहीं होती उनका एचसीएफ होता है 1। ठीक है, और अगर हम यहाँ से भी देख लेते हैं तो इनमें मैंने 17 को 17 × 1 करके लिख दिया था, तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, सब में 1 आ रहा है तो 1 ले लिया। ठीक है,
एलसीएम की जब हम बात करते हैं तो एलसीएम मैंने बताया था कि कोई चीज़ किसी अगर सब में नहीं आ रही है तो किसी एक में भी आ रही है तो उसको भी लेंगे। जैसे एलसीएम निकालना है इन तीनों का, तो 17 इंटू 23 और इंटू 29, ठीक है। 17 इसमें था, इसमें नहीं था, तो 17 लेंगे। 23 इसमें था, इसमें नहीं था, मगर ले लेंगे यहाँ पे। 29 इसमें था, इसमें नहीं था, तो फिर भी लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम में हमें सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं, बाकी एचसीएफ में वही लेते हैं जो सब में आता है, ठीक है। तो जब इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें इनकी मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 11, 33, 9, ठीक है। ये इसका एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया। देखिए इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन में बोला गया है 8, 9 और 25, इन तीनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले 8 के टुकड़े कर लेंगे। तो हमें पता है 8 के टुकड़े 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 9 के टुकड़े हमें मालूम है 3 इंटू 3 हो जाएंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 के फैक्टर हम कर लेंगे यहाँ पर, तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर हमने देखा 8 के जो टुकड़े आ गए वो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गए। 9 के टुकड़े आ गए 3 इंटू 3 और 25 के टुकड़े आ गए 5 गुणा 5। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है एचसीएफ और एलसीएफ। एचसीएफ में मैंने बताया था यहाँ पर किसी भी नंबर में जो है कॉमन नंबर नहीं है, मतलब जो सब में आ रहा हो। तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, मतलब अगर कोई चीज़ अगर ऐसे नंबर का, ऐसी संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है जो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिसमें सब में एक जैसा कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पर एचसीएफ होता है 1, ठीक है। एलसीएम की जब हम बात करेंगे तो एलसीएम में मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ किसी एक में भी ना आ रही हो तो वो भी हम लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 इसमें आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा, मगर हम लेंगे एचसीएफ में। 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 इंटू 3 इसमें आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा, लेंगे इसको भी। 5 इंटू 5 इसमें आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा, 5 इंटू 5 भी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 4 दूनी 8 और 3 3 9 और गुणा 5 5 25। तो 25 अट्ठे होते हैं 200, 200 की 9 से कर लेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा 1800। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का जो 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि 306 और 657 ये दो संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना है, 9 दिया हुआ है। और इन्हीं दोनों संख्याओं का 306 और 657 इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, जो इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए हमें ये पता है, इस बात को मैं पिछले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 8 और एक दूसरी संख्या मेरे पास है 6, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालता हूँ तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा 2, और इन्हीं दोनों संख्याओं का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो वो आ जाएगा 24, ठीक है। तो एक बात आप ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर किन्हीं दो संख्याओं का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, ठीक है, तो जो आंसर उन दोनों संख्याओं की गुणा करने पर आएगा, जैसे मान लो मैंने 8 और 6 की गुणा करी तो मुझे मिला 24, ठीक है, सॉरी 48, ठीक है, 48। तो जो आंसर उन दोनों संख्याओं की गुणा करके आएगा वही आंसर उन दोनों संख्याओं के जो एचसीएफ एलसीएम निकले हैं ना, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करने पर भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो जैसे 2 गुणा 24, इसका एचसीएफ 2 था, इसका एलसीएम 24 था, तो इन दोनों की जब गुणा करी तो वो भी कितना मिला हमें, 48, ठीक है। तो हम यहाँ से एक रिलेशन बना सकते हैं, एक संबंध बना सकते हैं कि जो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और गुणा एचसीएफ के, ठीक है। हम इस पोर्शन को इधर भी लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं, जैसे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। एक तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हमने पहली और दूसरी संख्या की गुणा करी तो हम उसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है फॉर्मूला ये हो जाता है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम जो है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो पहली संख्या है हमारे पास, जो पहली संख्या है वो कितनी है हमारे पास, 306, और जो दूसरी संख्या है
वो हमारे पास कितनी है 657, ठीक है। जो हमारे पास इसका HCF है वो कितना है हमारे पास 9, और अगर हमारे अब हमें क्या निकालना है, इसका LCM निकालना है, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों में से जैसे यहाँ पे तो LCM गायब है वो निकालना है, मगर अगर किसी और क्वेश्चन में HCF गायब होता, LCM दे रखा होता, तो इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर गायब है और 3 चीज़ें दे रखी हैं तो बस यही रिलेशन, यही संबंध जो है हमें यही सूत्र लगाना है। कौन सा वाला जो मैंने बताया है कि LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। LCM हमें निकालना है गुणा HCF हमारे पास दे रखा था 9, पहली संख्या हमारे पास कितनी थी 306, और दूसरी संख्या हमारे पास थी 657, ठीक है। अब हमें ये बात मालूम है कि जिसका मान निकालते हैं उसके साथ में जो गुणा में होता है, जिसका मान निकालते हैं उसके साथ जो गुणा में होता है वो बराबर वाले के बटे में चला जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लिख सकेंगे कि LCM बराबर आ जाएगा 306 और गुणा 657 और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 9। अब देखिए अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 9 से 306 भी कट रहा है, 9 से 657 भी कट रहा है, तो इनमें से किसी एक को काट लो। 9 से चलो मैं इसको 306 को काट लेता हूँ, 9 तिया 27, 3 बचेगा 36 आ जाएगा, 9 चौक 36। तो हमने यहाँ पर देखा कि LCM जो आ गया वो कितना आ गया 34 और गुणा 657 आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेंगे और हमें LCM की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 2 3 3 और 8। तो LCM जो आ चुका है हमारे पास वो ये आ चुका है, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा 22,338, ठीक है। कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे बोला गया है जांच करो कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये 6 की घात n आया है, इसमें जो ये n है अगर ये एक प्राकृतिक संख्या हो तो ये जो 6 की घात n एक पूरी संख्या बनी है कि क्या इसका अंतिम अंक कभी 0 हो सकता है, ये चीज़ हमसे यहाँ पर जांच करने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात हम यहाँ पर ये जो प्राकृतिक संख्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 6 की घात जो n आया है और n बोला गया है कि ये n जो है वो एक प्राकृतिक संख्या अगर हो, तो यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या कौन सी होती हैं, जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो हमसे यहाँ पर बोला गया है कि अगर एक n जो है प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या में से कुछ भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कुछ भी हो, और हम यहाँ पर 6 की घात में उसको रख दें, मतलब 6 की घात चाहे 1 रख दो, चाहे 2 रख दो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे कुछ और जो प्राकृतिक संख्या में से हो, तो क्या इसके का अंतिम अंक कभी 0 बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो देख लेते हैं। तो 6 की घात अगर मान लो मैं n की जगह 1 रख देता हूँ तो 6 की घात 1 का मतलब 6 बनेगा। और अब अगर हम देखते हैं तो इसका जो ये अंतिम अंक है ये अंतिम भी है और शुरुआती भी है, तो ये क्या है 6 है। अब अगर मान लो 6 की घात n की जगह मैं 2 रख देता हूँ, 2 भी तो प्राकृतिक संख्या में से ही है, तो यहाँ पर 6 गुणा 6 बनेगा, ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसका भी अगर हम अंतिम अंक देखते हैं तो 6 है। अगर मान लो मैं यहाँ पर 3 रख देता हूँ तो कितना मिलेगा 6 गुणा 6 मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 छंग 36 छंग 216 आ जाएगा। तो इसका भी अगर अंतिम अंक देखते हैं तो 6 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी n जो है अगर प्राकृतिक संख्या है तो वो प्राकृतिक संख्या अगर 6 की घात के रूप में रखी जाती है तो उसके अंतिम में 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, और आएगा भी नहीं। अब पता कैसे चलेगा कि नहीं आएगा, तो देखिए एक बात ये हमेशा ध्यान रखें, जैसे मान लो यहाँ पर 6 दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर किसी संख्या के अगर हम टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 2 गुणा 3 आएंगे इसके गुणनखंड। तो अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 की उपस्थिति होती है, मतलब 2 और 5 जरूर होता है, चाहे 2 कितनी बार हो और 5 कितनी बार हो, चाहे 2 10 बार आ रहा हो, 5 1 बार आ रहा हो, चाहे 5 3 बार आ रहा हो, 2 1 बार आ रहा हो, मगर 2 और 5 जरूर अगर होगा, चाहे फिर कोई और नंबर उनके साथ हो या ना हो, अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होगा तो उसी संख्या के अंत में 0 आएगा, ठीक है। और अगर 2 और 5 में से कोई भी एक नहीं है तो उस संख्या के अंत में कभी भी 0 नहीं आएगा, चाहे n
कितनी ही हम जो है उसकी n की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रख दें, ठीक है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिख देंगे यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 की उपस्थिति निश्चित है। उसके जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 ज़रूर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तब कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। और अगर 2 और 5 में से कोई भी एक जो है उपस्थित नहीं है उसके अभाज्य गुणनखंडों में तो संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो 6 की घात जो n था ये, इसके जो हमने 6 के टुकड़े करे 2 गुणा 3 आए, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 3 है। तो यहाँ पर इस प्रकार 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। तो जब 5 उपस्थित नहीं है तो संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है व्याख्या करो कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये पूरी संख्या, इसको अगर हम पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो एक संख्या बनेगी, ये पूरी संख्या और ये पूरी संख्या, ठीक है। यानी इसको भी अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो एक संख्या और बन जाएगी, ये संख्या पूरी और ये वाली संख्या, ये दोनों की दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये वाली चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो चीज़ इसके समझने में हमें हेल्प करेगी उस चीज़ को जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 2, ठीक है। और 2 की अगर मैं बात करता हूँ और 2 को अगर मैं गुणनखंड में लिखूँ यानी तोड़ करके लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 1 रहेगा, तो ये 2 ही ना, 2 इंटू 1। 1 के गुणा में लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इससे ये चीज़ पता लगती है कि जो ये 2 संख्या लिखी हुई है इसके 2 गुणनखंड हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 3 की, तो 3 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 1, ठीक है। और तो कोई किसी और नंबर में इसको नहीं तोड़ सकता हूँ मैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो मैं 5 यहाँ पे लिखता हूँ तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1, ठीक। इसी तरीके से 7 को अगर मैं लिखूँ तो 7 इंटू 1, है ना। तो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि हमने इन सारे के सारे नंबर्स को जब तोड़ा है तो इनके 2-2 ही फैक्टर यानी कि 2-2 ही गुणनखंड आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा हम इनको जो है नहीं तोड़ सकते हैं। और 2 में भी एक 1 है, एक फैक्टर जो है यानी कि एक गुणनखंड जो है वो 1 है। 1 के मल्टीप्लाई में लगने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मगर जो है हमें यहाँ पर जो है गुणनखंड के बारे में डिस्कस करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लगाया है, उसको बताया है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिनमें से एक खुद 1 होता है, जिनके बस खाली 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो ये जो संख्याएं हैं, ये जितनी भी हैं और आगे भी आएंगी, वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। मगर अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया 6, तो 6 के अगर मैं टुकड़े करता हूँ यहाँ पर तो 2 और गुणा 3 और गुणा में 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 से ज़्यादा टुकड़े हैं, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा, इसको भी मैं 1 अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये भी जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, 2 से ज़्यादा संख्याओं में इसको तोड़ा जा सकता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और गुणा में 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये भी जो है 2 से ज़्यादा संख्याओं में तोड़ा जा सकता है। इसको भी अगर 12 में लिखता हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाते हैं उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये सारी की सारी क्या हैं? भाज्य संख्या। जिसके 2 से ज़्यादा चाहे 3 चाहे और कितने भी ज़्यादा है ना, अगर उनके टुकड़े हो जा रहे हैं तो उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ जो है इसको सॉल्व करने में करेंगे। जो पहली संख्या है हमारे पास, इसके हल में चलते हैं हम। तो पहली संख्या जो है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 13 है,
ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये सब तो गुणा में लिखे हुए हैं, ये प्लस में दूसरा पद हो गया है। तो इन दोनों पदों में से, इस पद में से और इस वाले पद में से तेहरा जो है उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। तो कॉमन जो होता है उसको बाहर निकाल लिया। अब इसमें से तेहरा तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा 7 गुणा 11 और प्लस में तेहरा बाहर आ चुका है, यहाँ पर कितना बचता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये तेहरा ऐसी रखा और 7 की 11 से मल्टीप्लाई कर ली यानी गुणा कर ली, तो 77 प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो तेहरा गुणा 77 को 1 में जोड़ो तो कितना हो जाएगा 78। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ पर ये देखें कि ये जो संख्या थी ये इसको ही तो सॉल्व करा, ये जो संख्या आई है यहाँ पर इन दोनों की गुणा करके भी एक संख्या निकलेगी। ठीक है, तो ये जो आया है ये इसी को तो सॉल्व करके आया नहीं कि ये जो है वो यही तो है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो इसके जो है अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं और 78 को और ज़्यादा तोड़ना चाहूँ तो और भी ज़्यादा तोड़ सकता हूँ। तो हमने ये देखा कि ये जो संख्या है इस संख्या को जो हमने सॉल्व करा तो ये संख्या जो है 2 से ज़्यादा जो है अपने गुणनखंड रखती है, इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहे हैं। ठीक है, एक तो 1 हमने लगा लिया है पहचान के लिए, 1 भी है और 2 और हैं और भी ज़्यादा तोड़ा जा सकता है। तो जिसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है वो ये है। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो ये सारे के सारे यहाँ से लेके 1 तक जो है गुणा में लिखे हुए हैं और प्लस में फिर 5 है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 5 दोनों में कॉमन है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। जब 5 इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचा 7 × 6 और × 5 बाहर आ गया था, 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में यहाँ से जब 5 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा है 1। 5 को हमने ऐसे ही रखा, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 2 = 2, 2 3 = 6, 6 चौक 24, 24 की 6 से करेंगे हमें मिलेगा 24 की जब 6 से करेंगे तो हमें मिलेगा 144, फिर 144 की जब हम 7 से करेंगे तो हमें मिलेगा 1008। ठीक है, इन सब की गुणा करके आ गया, प्लस में कितना दे रखा है हमारे पास 1। तो अब जो है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 5 और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1009 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जब इस संख्या को सॉल्व करा, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये संख्या जो है इन 2 संख्याओं में टूट गई। अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लिखना चाहूँ तो कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, मगर हम यहाँ से अब देख पाएंगे कि इसके भी जो है 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। अब 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे तो ये संख्या भाज्य होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे कि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह जो संख्या होगी एक भाज्य संख्या होगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः यानी कि दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे बोला गया है कि एक जो है मैदान है वृत्ताकार, ठीक है, और इस वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ जो है एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। तो एक लड़की है सोनिया और एक लड़का है रवि। सोनिया जो है इसका एक चक्कर अगर लगाती है तो उसको जो है 18 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 18 मिनट का। ठीक, जो रवि है वो अगर इसका एक चक्कर लगाए तो उसको जो टाइम लगता है वो 12 मिनट लगते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर ये दोनों के दोनों एक साथ एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करें तो ये दोबारा जो है कब, कितने मिनट बाद, कितने समय पर जो है दोबारा जो है यहाँ पर एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे इसी जगह पर। ठीक है, देखिए जब भी ये ऐसी कंडीशन वाला क्वेश्चन आता है कि दोबारा कब मिलेंगे, या एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, जैसे मान लो 3 बैल हैं और एक बैल जो है 10 मिनट के अंतराल से बजती है, हर 10 मिनट बाद बजती है, हर 10 मिनट बाद बजती है, और एक बैल जो है 15 मिनट के अंतराल से बजती है, और एक बैल जो है 20 मिनट के अंतराल से बजती है।
ठीक है। एक स्कूल स्टार्ट हुआ 9 बजे और 9 बजे जो है तीनों की तीनों बेल बजा दी गई। अब उसके बाद जो है एक साथ बजा दी गई थी। अब जो है अगर जो पहली वाली जो 10 मिनट के अंतराल से बज रही है तो वो 9:10 पे बज जाएगी, और जो दूसरी वाली है फिर वो कितने बजेगी, 9:15 पे बजेगी, और फिर अगली वाली जो है 9:20 पे बजेगी। तो अब ये दोबारा जब बजी तो दोबारा 7 नहीं बजी, ठीक है, क्योंकि इनमें जो है बजने के हिसाब से डिफरेंस था। तो अब जो है ये दोबारा कब एक साथ बजेंगी, तो इस तरह की कंडीशन जब होती है, यानी कि दोबारा एक साथ कब मिलेंगे या दोबारा एक साथ कब ये जो है बेल बजेंगी, तो जब इस तरह की कंडीशन वाला क्वेश्चन होता है तो उस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम उनका एलसीएम निकालते हैं। जैसे मान लो अगर हमें ये बताना है कि कितने मिनट बाद जो है दोबारा बजेंगी तीनों की तीनों साथ में, तो हम इनका भी एलसीएम निकालेंगे। अब हमें ये देखना है दोबारा कब मिलेंगे, तो इस कंडीशन में भी क्या निकालेंगे, इनका हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं डिटेल, हम यहाँ पे लिख लेंगे सोनिया को मैदान का पूरा चक्कर लगाने में लगा समय कितने मिनट लगे इसको, 18 मिनट, ठीक है। जो रवि है, रवि को मैदान का पूरा चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 18 का एलसीएम निकालेंगे। 18 और 12 का, तो इनके लिए पहले टुकड़े हमें करने पड़ेंगे। 2 से काट लो इसको, 2 नम 18, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। इसी तरीके से जो 12 है उसके भी टुकड़े कर लो, 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6 और 3 एकन 3, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो 18 के जो टुकड़े आ गए हैं वो कितने आ गए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, और जो 12 है उसके जो टुकड़े आ गए हैं वो आ गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का, तो एलसीएम के लिए हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो चीज़ दोनों में आ रही हो और ज़्यादा बार आ रही हो उसको लेते हैं। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ज़्यादा बार कितनी बार है, 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 बार वाला लेंगे, 2 गुणा 2। और यहाँ पर 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ज़्यादा बार कौन सा है, ये 2 बार वाला, तो 3 × 3, ठीक है। इन सब की गुणा कर लो, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 इनका जो है एलसीएम आ गया है। तो अब हम ये जो है ना 36 मिनट बाद जो है ये दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे। तो हम यहाँ पे डिटेल लिख देंगे, 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा।